वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेट करने वाले हैं। देखिए, रोटेशनल फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं आपको। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हम ले रहे हैं, उसको रोटेट करा रहे हैं, तो रोटेशन के समय जो रोटेशन के कोऑर्डिनेट होंगे वो पार्टिकल टू पार्टिकल वेरी नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। केवल ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट वेरी करेंगे। वैसे तो हेडिंग ये डाल लीजिए, लेकिन हम थोड़ा डिस्कस पहले करना चाहते हैं रोटेशनल कॉन्सेप्ट पर। जैसे सपोज करिए एक सिलेंडर है, मैंने एग्जांपल में एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लिया और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा। थोड़ा मैं ये बताना चाहता हूं कि रोटेशनल कंपोनेंट्स और ट्रांसलेशन कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस रहेगा, वो चीजें अपने मन में रखना है तुम्हें। इसको हमने बोला एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझाने के लिए मैंने ये टॉपिक अभी उठाया है, फिर मेन टॉपिक पर आएंगे। देखो, इस एक्सिस से अगर इस पार्टिकल के डिस्टेंस को मैं कहूं तो r1 है और इसका मास कितना होगा m1। इसके बाद अगर कोई थोड़ा और हाइट पर यहां कहीं इस जगह पार्टिकल है तो उसकी डिस्टेंस को क्या आप कहोगे r2 और मास क्या होगा m2। अगर इस सिलेंडर रोटेट करेगा ऐसे तो इसका जो सर्कल होगा रोटेशन के समय उसकी रेडियस r बनेगी, r1 बताओ। अच्छा, और इस पार्टिकल की रेडियस क्या बनेगी r2। अगर अलग अलग रेडियस है, ध्यान रखना, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला r ओमेगा होता है कि नहीं होता है। तो अगर रेडियस चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी, बताओ। यानी ये जो v होती है ना, इसको लीनियर वेलोसिटी कहेंगे, और ओमेगा क्या है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर कंपोनेंट बदलेगा नहीं पार्टिकल टू पार्टिकल, सभी पार्टिकल्स के लिए एंगुलर कंपोनेंट सेम रहेंगे। जैसे अल्फा की बात करूं तो देखो, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू r अल्फा होता है ना। अगर पार्टिकल टू पार्टिकल देखें तो रेडियस चेंज हो रही कि नहीं, बताओ भाई। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन भी चेंज होगा। तो ये मैं यहां पर कुल मिला के आपको बता दूं, अपने मन में रखिएगा कि अल्फा हो ओमेगा हो, इनमें सफिक्स और प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। हर पार्टिकल के लिए सेम रहेगी वैल्यू। बट v है, a है, यानी जो लीनियर कंपोनेंट्स हैं इनमें हम पार्टिकल टू पार्टिकल अगर वेरी करेंगे तो इनकी सफिक्स चेंज होंगे। यानी फर्स्ट पार्टिकल है तो r ये v1 हो जाएगा, a1 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड होगा तो v2 और a2, लेकिन ओमेगा में चेंज नहीं आने वाला है। देखो, ओमेगा और अल्फा दोनों एज ए कांस्टेंट होंगे रोटेशन मोशन के लिए। अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूं, अब और आप समझ पाएंगे जब इसको डिस्कस करूंगा। मैंने कहा रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जान चुके हैं, फॉर्मूला था सिग्मा mr², नहीं याद है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा mr²। इसको आई लिखा करते हैं कि नहीं, बताओ भाई। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं वापस। हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, देखो ध्यान देना थोड़ा आर्टिकल को डिस्कस करते समय। लेट अस सपोज एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ n पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल से बना ये भाई? n पार्टिकल्स हो गए। और कहीं यहां पर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट इसको हम रोटेट करा रहे हैं। तो यहां से एक सिंगल फर्स्ट पार्टिकल की डिस्टेंस मास m1, डिस्टेंस r1। सेकेंड पार्टिकल के लिए मास m2, डिस्टेंस r2। n नंबर पार्टिकल को लोगे तो मास mn और डिस्टेंस को rn। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है, मैं इसमें सिंगल पार्टिकल को ले रहा हूं पहले इनिशियली। पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को बहुत से पार्टिकल से बना हुआ माना मैंने, लेट किया। तो हम कहेंगे फॉर एनी वन पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड डिस्टेंस from axis of rotation r1। देखो, m1 मास और r1 जो रोटेशन डिस्टेंस है उस पार्टिकल को हमने यूज किया पहले। उसके लिए हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी सिंगल पार्टिकल के लिए। तो जब सिंगल पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो उसका नाम दे दिया हमने K1।
अच्छा आप बताओ, काइनेटिक एनर्जी का जो आपने आज तक फॉर्मूला सुना है लीनियर में, वो क्या सुना है? हाफ mv स्क्वायर सुना है। अगर पार्टिकल नंबर 1 यूज किया तो मास अलग अलग है सभी पार्टिकल्स का, तो इसे m1 लिखोगे। मैंने कहा था वेलोसिटीज अगर लीनियर वाली ली है तो उसमें सफिक्स आएगा v1। अच्छा बट एक रिलेशन हम लोग और जानते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, ये पार्टिकल टू पार्टिकल वेरी नहीं करेगी, इसमें कोई सफिक्स नहीं रहेगा। यानी v को v1 और r1 फर्स्ट पार्टिकल के यूज करो, लेकिन ओमेगा ओमेगा रहेगा। इसको यहां पुट करो। अच्छा चलो, तो देखो अब k1 क्या बनने वाला है? हाफ m1, v1 की प्लेस में r1 ओमेगा, इसका स्क्वायर कर दो, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, k1 निकल आया तुम्हारा ये। अच्छा अब पूरे पार्टिकल के साथ अगर कहूं, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो सभी पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, उसको ऐड कर दिया जाए पूरा। तो इसके लिए देखो, फर्स्ट का जैसे निकाला अभी, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड का हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, थर्ड का, फोर्थ का, और लास्ट में n वाले नंबर का। ओके अच्छा तुम लोग को ये तो याद होगा, नहीं तो मैं फिर से बता दूं। अच्छा ये तो तुम्हें याद ही हो गया होगा। देखो सिग्मा एमआर स्क्वायर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई जो होता है वो सिग्मा एमआर स्क्वायर होता है, ये दिमाग में रखना है तुम्हें। अब देखो इसमें देखो क्या कॉमन ले सकते हो आप पूरी इक्वेशन में, हाफ कॉमन है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन था, वो बाद में लिख दिया मैंने। ये ध्यान से देखो, m1 r1 स्क्वायर, इनको सबको चाहो तो सिग्मा फॉर्म में लिख सकते हो, समेशन एल्जेब्रिक सम। देखो mi ri स्क्वायर, और i की वैल्यू 1 से लेकर n तक। अच्छा यही तो होता है आई का फॉर्मूला, याद है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिग्मा एम आर स्क्वायर। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी आई हो गया। तो जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल निकली उसका फॉर्मूला क्या बना? देखो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर हम इसको आई को बनाना चाहें यहां से देखो, तो 2k बाई ओमेगा स्क्वायर में तो लिख सकते हो आप। देखो आई का वैल्यू इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप इसे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नोट करिए इतना हिस्सा। देखिए अब हम लोग एक और रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, पैटर्न ऐसा ही रहेगा। हम कह रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या आपको टॉर्क का सिंबल लर्न है ना, टाउ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आई। ओके तो हमें इनमें रिलेशन डेवलप करना है। इनिशियल अगर बात की जाए तो सेम स्टाइल से आपको लिखना है पूरा। लेट अस सपोज एनी बॉडी ऑफ मास कैपिटल M मेड ऑफ मैनी n particles of different masses, okay, and the distance from the axis of rotation of masses are m1, okay, ध्यान देना masses m1 m2 m3 ऐसे लेट कर लो, और mn तक, और डिस्टेंस r1 r2 rn तक ले लो। वही डायग्राम पुराना वाला फिर से एक बार देखो। हम लोग ऐसे जितने रिलेशन है इस चैप्टर के, एक सिंपल पैटर्न रखो आप, एक स्टाइल। क्या? एक ऑब्जेक्ट ले लो, मैनी पार्टिकल्स से बना हुआ मान लो उनको, पोजीशन वेक्टर जो होंगे r1 r2 r3 rn हो जाएंगे, मासेस हर पार्टिकल का अलग अलग m1 m2 m3 डॉट डॉट mn हो जाएगा। और सिंगल पार्टिकल के लिए पहले बात करेंगे हम लोग, किसके लिए? फॉर सिंगल पार्टिकल। और जो सिंगल पार्टिकल की वैल्यू होगी बाद में उसको n पार्टिकल पर अप्लाई कर देंगे। जैसे टॉर्क और आई में रिलेशन तुम्हें डेवलप करना है। देखो जरा भाई, तो हम सबसे पहले कहेंगे, वो लेटस वेटस तो लिख ही लोगे, जैसे ऐसे ऐसे लिखा भी करना थोड़ा लैंग्वेज जरूरी, जैसे लेट ए बॉडी इज मेड ऑफ n पार्टिकल्स, ये थोड़ा लैंग्वेज जरूरी है भाई। n पार्टिकल्स ऑफ masses
M1, M2, M3 dot Mn, and distances from axis of rotation R1, R2, R3 dot Rn रिस्पेक्टिवली। ये हर लैंग्वेज, हर एक क्वेश्चन में जितने इस तरह के रिलेशंस वाले होंगे, ये लैंग्वेज तो ऊपर वाले में लिखनी चाहिए मुझे। अब हम सबसे पहले सिंगल पार्टिकल के लिए बात करेंगे। फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड डिस्टेंस r1, इस पार्टिकल के लिए पहले शुरुआत करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला वैसे होता क्या है? टाउ इज इक्वल टू क्या होता है बताओ मुझे? टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ होता है। आर इंटू क्या होता है? एफ। ओके, फोर्स के टर्म में, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग, तो ये टॉर्क मैंने कहा टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ होता है। सिंगल पार्टिकल के लिए अगर बात करें तो सफिक्स हमें टाउ1 लेना चाहिए कि नहीं बताओ? r1 उसकी डिस्टेंस, f1 उस पर लगा हुआ फोर्स है। अच्छा फोर्स जो होगा अगर मैं कहूं आपसे, तो ma होता है ना, m1 a1 यूज करोगे कि नहीं करोगे बताओ? अच्छा, और a पता क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, ये भी सीखा होगा आपने पीछे। तो a1 को हम क्या पुट कर देंगे यहां पर? R1 अल्फा। ओके, तो जब आप R1 अल्फा रखेंगे जरा देखो तो R1 का स्क्वायर बनेगा M1 R1 स्क्वायर अल्फा। बोलो बच्चा लोग। अच्छा भैया, ये सिंगल पार्टिकल का फॉर्मूला बना है। अब फॉर n पार्टिकल्स, अगर सभी पार्टिकल्स की बात करें या पूरे ऑब्जेक्ट के लिए, तो जो टाउ बनेगा वो क्या होगा? सबका सम होगा टाउ n तक। तो देखो टाउ1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी m1 r1 स्क्वायर अल्फा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा, और लास्ट तक चले जाओ mn rn स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत बताओ यहां तक? कुछ कॉमन है क्या? देखो अल्फा ही कॉमन है केवल। देखो अल्फा हम लोग कॉमन ले लेंगे बाहर जाके, mn rn स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो आप। ये देखो इसको सिग्मा में लिखा जा सकता कि नहीं बताओ? सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर और अल्फा। बताओ भैया लोग, ये किसका फॉर्मूला है? देखो सिग्मा एम स्क्वायर क्या होता है? आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो टॉर्क इज इक्वल टू क्या प्रिपेयर हो गया है आपका? आई इंटू अल्फा। नोट करें। देखिए अब एक और रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे मैं एंगुलर मोमेंटम पढ़ा चुका हूं पीछे, फिर भी एक बार हल्का सा उसके बारे में बता दूंगा, फिर ये रिलेशन डेवलप होगी। हेडिंग डाल लीजिए आप, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सिखाई दिया, देखो ये दोनों पहले लिख दे रहा हूं मैं फार्मूले, एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। वी नो दैट, क्या आप जानते हो? सुन लो मेरी बात। पहली चीज आप जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जानते हो कि नहीं जानते हो? आई का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एम आर स्क्वायर, और आई की वैल्यू यहाँ 1 to n, मतलब एम आई आर आई लिखते हैं ना, ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है जरा ये भी जान लो। मैं डिस्कस कर चुका हूं पिछले वीडियो में, लेकिन फिर भी एंगुलर मोमेंटम सुन लीजिए। जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको जे से तो डिनोट करेंगे, याद होगा तुम्हें। और ये लीनियर मोमेंटम के साथ डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, तो r1 p1 बोलेंगे इसको। अच्छा अभी तो खैर सफिक्स ना लगाओ, वो जब वन पार्टिकल सेकंड पार्टिकल यूज करेंगे तब सफिक्स यूज करेंगे। तो r इंटू पी होता है, और p क्या होता है? mv। तो कुल मिला के जो j होता है वो mvr होता है। अब इस बात से एग्री है कि नहीं बताओ? ये दो पॉइंट्स हमें अपने आप मन में रख लेने हैं। अब सुनो, अब बस स्टार्टिंग वहीं से उसी स्टाइल से करेंगे। फॉर एन पार्टिकल बॉडी, देखो फॉर ए बॉडी ऑफ
n पार्टिकल्स, उसके लिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले किसके लिए लेते हैं? फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m1, फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड डिस्टेंस r1। तो चलो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं, देखो मास m1 है, डिस्टेंस r1 है। इसका अगर मैं आपसे कहूं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, तो देखो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम J1, देखो J = mvr होता है ना, तो J1 होगा m1 v1 r1। बोलो भैया लोगों, और v को अगर ओमेगा के फॉर्म में लिखने का मन हो मेरा, तो v = r ओमेगा होता है ना, तो v1 = क्या बनेगा, r1 ओमेगा। यहाँ पुट करो, तो फिर J1 देखो m1 r1 ओमेगा और r1, तो कुल मिला के m1 r1 स्क्वायर ओमेगा आया J1 के, नहीं बताओ। अब फुल बॉडी के लिए, फॉर होल बॉडी यानी n पार्टिकल्स के लिए अगर मैं बात करूं, तो J हो जाएगा हमारा J1 प्लस J2 डॉट डॉट कहां तक, Jn तक। तो फिर ये हुआ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा। अब देखो ओमेगा इसमें से कॉमन है, देखो, तो आप कहोगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर ओमेगा। ये हो गया हमारा सिग्मा mr स्क्वायर। देखो ऐसे I लिख सकते हो 1 to n, और ये ओमेगा। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, ये होती मोमेंट ऑफ इनर्शिया की नहीं होती, बताओ। तो J = रिलेशन क्या डेवलप हुआ, I ओमेगा। नोट करिए इसको भी जरा। देखो एक और रिलेशन है, इसको बोलेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। देखिए सिंबल्स तो आपको पता ही चल गए होंगे, टॉर्क हम लोग किस सिंबल से बनाते हैं, टाउ से, और एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोग J यूज करते हैं। कुछ राइटर्स यहाँ पर L इस्तेमाल करते हैं, तो आप जिसमें भी चाहे तो J लिखे और चाहे तो L इस्तेमाल करें। मैं फिलहाल J का यूज करूंगा। मुझे इन दोनों में रिलेशन डेवलप करना, जरा सुन लीजिए। इसके लिए हमें कौन कौन से रिलेशंस यूज करने हैं, तो हम पहले लिखेंगे वी नो दैट रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन हम लोग अभी सीख चुके हैं। इसको हमने लिख दिया टाउ = I अल्फा। सीखा कि नहीं सीखा बताओ। अब ये जो अल्फा हमारा है, ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। एक और रिलेशन हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, दूसरा रिलेशन, वो रिलेशन हमारा अभी निकला है J = I ओमेगा। अभी क्या निकाला हमने, देखो आपको, ये देखो रिलेशन हमने अभी निकाला है J = I ओमेगा। ये दो रिलेशंस हमको पता है, इनका हम लोग यूज करने वाले हैं और ये रिलेशन हमारा डेवलप हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को पहले उठाइए और उसका एक काम करिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसी एक। चलो सेकंड का करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं इक्वेशन 2 को। तो जरा आप देखो, J का डिफरेंशिएशन हो गया dJ/dt, I कांस्टेंट है, और ओमेगा का हो गया dω/dt। क्या आप जानते हो dω/dt क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो dJ/dt की वैल्यू अगर कहूं मैं, तो I अल्फा हुआ कि नहीं हुआ बताओ। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 का RHS और इक्वेशन 3 का RHS क्या सेम है क्या? तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, तो देखो क्या बनने वाला है, dJ/dt = क्या बन के तैयार हुआ, टाउ। देखो ये रिलेशन हो गया टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में। नोट कर लीजिए इसको भी।
देखिए एक और आर्टिकल है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन आप काफी बार पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है। तो इसके स्टेटमेंट की बात करें, हेडिंग तो पहले डाल ही लीजिए आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें स्टेटमेंट सुनिए। स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर हम एक्सटर्नल टॉर्क ना अप्लाई करें सिस्टम पर, ध्यान देना, इफ देयर इज, स्टेटमेंट समझिएगा, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल, अब वहां फोर्स नहीं है, यहां पर फोर्स का काम टॉर्क करता है। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड, देन angular momentum remains conserved. Angular momentum remains conserved. अच्छा भाई, जरा इसको समझ लेना, क्या मतलब मैथमेटिकली अगर मैं कहूं, देखो एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला था J इक्वल टू आई ओमेगा, और कंजर्व रहेगा मतलब कैसा होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया इस, अब हम इसको प्रूव भी करना चाहते हैं कि ये कांस्टेंट होगा भी कि नहीं होगा। चलो प्रूव करते हैं। प्रूविंग के लिए सुनिए, हम रिलेशन उठाएंगे, अभी जो निकाला था, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। देखो अभी हमने जो निकाला है रिलेशन, क्या निकला जरा देखना। एंगुलर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज था वही तो टॉर्क था, dj बाई dt इज इक्वल टू टाउ। ऐसे समझ लो, इसको ऐसे याद कर लो, है ये टाउ मतलब ताऊ जी हो गए, और ये dj हो गया तो हट जा ताऊ dj से, है ना, तो ऐसे कह सकते हो। हाँ यार ताऊ जी डीजे वाले कह दो। तो कुल मिला के हमने लेकिन कहा ताऊ जी बाहर से नहीं बुलाने हैं, घर में है तो ठीक है, तो हम कहेंगे इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, तो ताऊ जी हो गए 0, तो फिर टाउ को लिख दिया 0। तो जरा बताओ डीजे बाई डी टी क्या बन के आया, 0। अच्छा एक बात बताओ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 दे रहा, वो क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट है कि नहीं। तो हम कहेंगे J इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से प्रूव हुआ देखो। और या J को आई ओमेगा भी बोलते हो, तो आप ऐसे भी कह सकते हो और करके, J इज इक्वल टू आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, नोट कर लीजिए इसको।